जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंशियल एएसआई की भर्ती निकली हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर हम जो भी जानकारी या जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, तो आप उस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दे वो बिल्कुल 100% सही हो, बिल्कुल 100% सत्य हो। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया की जितनी भी पोस्ट है हर एक के बारे में आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी में जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई की जो पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में। इसके बारे में आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी तक पुलिस में केवल या तो कांस्टेबल का पद सुना है, या एएसआई का सुना है, या आपने एसआई का सुना है। आपने पहली बार सुना होगा कि एक कॉन्फिडेंशियल एएसआई भी होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या जो पुलिस में एएसआई होता है और जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई होता है दोनों में कितना अंतर है, दोनों के जॉब प्रोफाइल में कितना अंतर है, दोनों के वर्कलोड में कितना अंतर है। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप यूपी में कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन जाते हो तो आपको काम क्या करना होगा, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहेगा, ड्यूटी टाइमिंग कितनी रहेगी आपकी। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, कॉन्फिडेंशियल एएसआई बनने के लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी कहाँ तक की पढ़ाई होना कंपलसरी है, क्या मेल फीमेल दोनों के दोनों इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा जिसको हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, तो वो किस तरीके से होंगे, मतलब आपको कितनी रेस लगानी होगी, आपकी हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, वजन कितना चाहिए, इनके बारे में भी हम ऑथेंटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। जब आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा, क्या चश्मा लगाने वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। जब आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन जाओगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करें वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, उसके ऊपर आप 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, और इस सैलरी स्लिप को हमने 2024 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 2024 में होने वाली है। ट्रेनिंग से पहले आपकी सैलरी कितनी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से, सटीक तरीके से और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके हर एक क्वेश्चन को ये वीडियो कवर करेगा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो, एक जो पुलिस में एएसआई होता है और जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई होता है दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। जो पुलिस में एएसआई होता है उनको ऑलवेज यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है, जब वो ड्यूटी पर रहते हैं तो ऑलवेज उनको यूनिफॉर्म में रहना होता है। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज यूनिफॉर्म में रहना होगा। ठीक है, नॉर्मल जो एएसआई होता है उनका काम क्या होता है कि आपका जो थाना क्षेत्र है जिसको हम बिट बोलते हैं उसकी आपको सुरक्षा करनी होगी। उसमें कोई आपराधिक गतिविधि हो रही है तो उनको आपको कंट्रोल करना होगा। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़े हो गई तो उन वहां पर आपको समझाइश का काम करना होगा। ठीक है, जो गलत गतिविधियां फैल रही है उनके ऊपर आपको कंट्रोल करने का काम करना होता है। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन जाते हो ना तो आपका जो काम है वो बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो जो नॉर्मली पुलिस में जो एएसआई होता है उनका जो जॉब होता है ना वो फील्ड वर्क टाइप का होता है, उनको फील्ड में जाकर काम करना होता है। ठीक है, ऑफिस काम कब होता है, जबकि फील्ड वर्क का काम ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बनते हो ना तो यहाँ पर आपका कंप्लीट काम ही ऑफिस का रहेगा। ठीक है, आपको फील्ड में जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक आपको ऑफिस मिलेगा और उस ऑफिस में एक एसी लगी हुई होगी और वहां पर ही बैठ को आपको मस्त तरीके से काम करना होगा। तो इनको क्या क्या काम करना होता है उसको मैंने यहाँ पर इस नोटबुक में लिख लिया है। एक मेरे जानकार हैं जो यूपी में कॉन्फिडेंशियल एएसआई के पद पर तैनात है, तो उन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है और उन्हीं की इस जानकारी के बेस पर हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं। तो एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो, जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई होता है इसको हम गोपनीय या लिपिक या लेखा या सत्कर्ता भी कह देते हैं हिंदी में।
अब इनका काम क्या होता है? देखो गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंटों से नोटिस आते हैं। अब अलग-अलग डिपार्टमेंटों से जो नोटिस आते हैं वो बहुत लंबे-चौड़े होते हैं। जो गवर्नमेंट के नोटिस होते हैं ना, वो 1 पेज 2 पेज के नहीं होते। वो बहुत लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े होते हैं। 30-40 पेज के होते हैं, 20-30 पेज के होते हैं, ऐसे लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े नोटिस होते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई है वो क्या काम करता है? उन नोटिसों को पढ़ता है, ठीक है? पढ़कर उन्हें वो शॉर्ट रूप में कन्वर्ट करता है। जो वो नोटिस आए हैं 40-40, 50-50 पेज के लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े, उनमें से जो कीवर्ड है उनको वो बाहर निकालता है, ठीक है? मतलब उनका कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालता है और उनको एक पेज पर लिखता है और उसको ले जाकर वो अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको देता है, ताकि वो बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए कम टाइम में कम शब्दों को पढ़कर उसको समझ जाएँ कि भाई नोटिस किसके संबंध में आया है, ठीक है? अब वो जो बड़े अधिकारी हैं जैसे डीआईजी वगैरह हैं उस नोटिस को पढ़ते हैं, जो कन्वर्ट करके दिया गया है कॉन्फिडेंशियल एएसआई के द्वारा, वो उसको पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद में वो अपना जो भी डिसीजन होता है वो उसी में लिख देते हैं या दूसरे पेज में लिख के दे देते हैं। वापस कॉन्फिडेंशियल एएसआई के पास आ जाता है। फिर कॉन्फिडेंशियल एएसआई क्या करता है? वो जो शॉर्ट रूप में जो आंसर लिखा गया है उसको वापस वो लॉन्ग रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे नोटिस आया था 40-50 पेज का, उसी रूप में उस फीडबैक को कन्वर्ट करता है वो। तो एक तो इनका काम ये होता है और ध्यान रखना यहाँ पर शॉर्ट हैंड आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है? यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बनना चाहते हो तो आपको शॉर्ट हैंड आना कंपलसरी है, क्योंकि आप क्या करोगे? बड़े-बड़े नोटिसों को शॉर्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर शॉर्ट के जो डिसीजन है उनको बड़े-बड़े नोटिसों में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड आना ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड का जो आपका टेस्ट होगा वो सबसे लास्ट में होगा, तो आपको अच्छा प्रॉपर वे में टाइम मिलेगा शॉर्ट हैंड की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड आना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा क्या होता है? देखो यदि हम पुलिस थाने की या पुलिस की रैंकों की बात करें तो सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल से ऊपर एएसआई होता है, एएसआई से ऊपर एसआई होता है, ठीक है? मतलब आप एएसआई के पद पर रहेंगे तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आपके नीचे रहेंगे। अब देखो सीन क्या होता है, जो ये एएसआई है, जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई है, ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का रिकॉर्ड रखता है। अब जैसे आप ड्यूटी पर हो, आपने कोई गलत तरीके का काम कर दिया, ठीक है? आप ड्यूटी पर थे लेकिन आपने अपना जो कर्तव्य था उसके अलावा आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है? जो आपको नहीं करना चाहिए था। जैसे आप करप्शन लेते हुए पकड़े गए, आपको नहीं करना चाहिए था करप्शन लेते, लेकिन आप करप्शन लेते हुए पकड़े गए। आप फिक्स टाइम पर ड्यूटी पर नहीं आते हो, आप ड्यूटी के साथ लापरवाही कर रहे हो, आप अपने कर्तव्य के साथ लापरवाही कर रहे हो, तो आपका ये इस तरीके का जो रिकॉर्ड है ना, वो बनाने का काम कौन करता है? कॉन्फिडेंशियल एएसआई करता है। फिर वो आपके इस रिकॉर्ड को बनाकर किसको सौंपेगा? अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको देगा। फिर वो उच्च अधिकारी क्या करेंगे? आपके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर वो आपका जो प्रमोशन है उसको रोक देंगे, आपका ट्रांसफर ऐसे इलाके में कर देंगे जो बहुत ज्यादा खराब है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कांस्टेबल बनते हैं, वो रिटायरमेंट भी कांस्टेबल की पोस्ट से लेकर आ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो ठीक नहीं रहता। वो फिक्स टाइम पर ड्यूटी नहीं जाते, वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं, ठीक है? वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही ढंग से फॉलो नहीं करते, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते, वो गलत तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस वजह से उनका प्रमोशन नहीं होता और ये इसकी जानकारी कौन देता है? ये कॉन्फिडेंशियल एएसआई देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कांस्टेबल हैं वो बहुत जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो ए कॉन्फिडेंशियल एएसआई है ना, वो क्या करता है? उस कैंडिडेट का कंप्लीट अच्छा फीडबैक दे देता है जिसने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? कोई भाई कांस्टेबल है वो बहुत प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? वो 100% तरीके से हर एक तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो जो कॉन्फिडेंशियल एएसआई वो रिपोर्ट बना के दे देगा अपने उच्च अधिकारियों की कि भाई ये जो कंडीशन है सब कुछ बहुत ठीक तरीके से कर रहा है, तो फिर उच्च अधिकारी क्या करते हैं? उसका प्रमोशन कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, इनका जो जॉब प्रोफाइल का जो रिकॉर्ड है, ठीक है? इनका जो जॉब या ड्यूटी टाइम का जो रिकॉर्ड है वो किसके हाथ में रहता है? कॉन्फिडेंशियल एएसआई के हाथ में रहता है। तो एक तरीके से जो प्रमोशन है वो भी इन्हीं के हाथ में रहता है, ठीक है? इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इन्होंने बताया, जिसको हम कैरेक्टर रोल बोलते हैं। तो जो कैरेक्टर रोल बनाने का काम है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का, जो कैरेक्टर रोल बनाने का काम है वो कौन करता है? एएसआई करते हैं। ड्यूटी को लेकर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का व्यवहार कैसा था? अच्छा व्यवहार था या खराब व्यवहार था? जनता को लेकर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का अच्छा व्यवहार था या खराब व्यवहार था? यह रिकॉर्ड कौन रखता है? कॉन्फिडेंशियल एएसआई रखता है, ठीक है? इसके अलावा
यदि कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी का, अपने पद का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड भी कौन रखता है? कॉन्फिडेंशियल एएसआई रखता है। ठीक है। यदि कोई कैंडिडेट ड्यूटी पर रहते हुए कुछ गड़बड़ का काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसका रिकॉर्ड भी कौन रखता है? कॉन्फिडेंशियल एएसआई रखता है। और फिर वो रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को दे देता है। यदि कोई कैंडिडेट बहुत ज्यादा गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उनको क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई थोड़ा कम गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी बहुत खराब इलाके में। ठीक है। जो बहुत गजब तरीके से काम कर रहे हैं, उनका तुरंत बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोशन कर दिया जाता है। तो आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल ऑफिस टाइप की रहेगी। आपको बाहर फील्ड में नहीं घूमना होगा और बहुत अच्छी खासी पावर वाली जॉब रहेगी। ध्यान रखना, आप जब एएसआई के पद पर होगे ना, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आपका दिल से रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। वो आपको भगवान मानेंगे, क्योंकि उनका जो कैरियर है ना प्रमोशन का, वो आपके हाथ में है। ठीक है। तो यहां पर आपका बहुत अच्छे तरीके से, दूसरा आपका डायरेक्टली जो हाई ऑफिसर है उनसे आपका डायरेक्टली कांटेक्ट रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खासी जॉब है। अब उसके बाद में हम देखो, इनको ध्यान रखना, इसी कारण इनको सीए बाबू भी कहते हैं। पुलिस का सीए बाबू किसको कहा जाता है? कॉन्फिडेंशियल एएसआई को कहा जाता है। तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्कलोड की बात की जाए तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। जो पुलिस में एएसआई होता है, उसकी यदि हम कंपेयर करें तो उनकी तुलना में यहां पर कॉन्फिडेंशियल एएसआई के पास वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आप यहां रहकर किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर वर्कलोड है। ड्यूटी टाइम की बात की जाए, देखो ड्यूटी टाइम जब आप पुलिस ज्वाइन करते हो ना, तो उसका जो ड्यूटी टाइम होता है 24 घंटे का होता है। यदि आप नॉर्मली पुलिस में एएसआई हो, तो आपका 24 आवर्स का ड्यूटी टाइम है। यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई हो, तो आपका जो ड्यूटी है वो डिपेंड करेगा आपके ऑफिसर के ऊपर, कि वो कितनी बजे आ रहे हैं, वो कितनी बजे जा रहे हैं। क्योंकि आपका काम किनके साथ है? हायर ऑफिसर के साथ है। और हायर ऑफिसर है, उनका ड्यूटी टाइम क्या होता है? 10 से 5 बजे तक का होता है। तो आपका भी ड्यूटी टाइम क्या हुआ? 10 से 5 बजे तक का हुआ। तो यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बनते हो, तो आपका जो ड्यूटी टाइम वो 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा, जिसमें संडे सैटरडे आपके ऑफ भी रहेंगे। बहुत अच्छा खासा सीन है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार वाला सीन है। तो आपको ये वर्कलोड, वर्क प्रोफाइल, ड्यूटी टाइम ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। प्रमोशन बिल्कुल सीधा सा है भाई, आप आज एएसआई बनोगे, कुछ टाइम बाद में आप एसआई बन जाओगे। आपका जो प्रमोशन है, आपका जो कैरेक्टर रोल है, वो किसके अंडर रहेगा? एसआई के अंडर रहेगा। ध्यान रखना, आपको एसआई से दबकर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको एसआई का रेस्पेक्ट करना होगा, जैसे आपका रेस्पेक्ट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल करेंगे। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो प्लीज एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ध्यान रखना, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। महिला भी कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन सकती है, और महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी जॉब है भाई। यदि कोई लेडीज फील्ड वर्क टाइप का काम नहीं करना चाहती, वो ऑफिस में बैठकर काम करना चाहती है, तो उनके लिए ये जो एएसआई है, कॉन्फिडेंशियल एएसआई का जो पोस्ट ना, वो बहुत ही गजब की है। तो अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप एक तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीबीए कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखा हो, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है। आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसमें कितनी परसेंटेज है कोई मायना नहीं रखते। आपको डिकोडिंग आनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको टाइपिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और जो हिंदी की टाइपिंग है वो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशु लिपि श्रुति लेख होना चाहिए आपका। ठीक है। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी। किस लेवल की? ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता धारित करना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो इसका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया था वो था, जो आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी की कैटेगरियों को गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। उसके बाद में हम
शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो भाई आपका नॉर्मली मेडिकल वगैरह तो होगा ही होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखो आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा आपका टोटल 400 नंबर का, ठीक है, जिसमें टोटल 200 पर्सन आएंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 400 नंबर का पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ये 200 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब ये जो 200 क्वेश्चन आएंगे इसके टोटल 4 भाग होंगे। पहला सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर का होगा। सामान्य जानकारी या सामयिक विषय 100 नंबर का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर का होगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा 100 अंक का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा सीन रहने वाला है। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक लाना बिल्कुल कंपलसरी है। ध्यान रखना यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया, आपको चारों के चारों सेशन में कम से कम 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और टोटल कुल मिलाकर आपके जो मार्क्स है कम से कम 40% होने ही होने चाहिए। यदि इससे कम रहता है, चाहे सीट खाली जाए कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट सीट खाली रख लेगी। ठीक है, जैसे राजस्थान में रहा था अभी थोड़े दिन पहले कंप्यूटर ऑपरेटर में। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके बारे में कि यहाँ पर ये किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले हम पुरुषों के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आप पुरुष हो और आप सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग से हो या अनुसूचित जाति से हो तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप पुरुष हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि हम सीने के बारे में बात करें, यदि आप पुरुष हो, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के पुरुष हो, तो आपका जो सीना है वो बिना फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष हो तो आपका जो सीना है वो कम से कम बिना फुलाए हुए 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। ठीक है, यदि आप महिला हो, यदि आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की महिला हो तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति की महिला हो तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता, इनका वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये जो पोस्ट है कॉन्फिडेंशियल एएसआई की 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। पे बैंड इनका 9300 रुपए से लेकर 34,800 तक होता है। इनका जो पे लेवल वो 6 होता है और बेसिक पे इनका 35,400 रुपए से शुरू कर 1,12,400 रुपए तक होता है। तो यहीं से आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गया होगा कि यार बहुत गजब का सीन है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि यदि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। भाई आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 35,400 रुपए। ठीक है, फिलहाल में डीए की रेट 46% है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक जो डीए है वो बढ़कर लगभग 55-56% के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 55% के अकॉर्डिंग आपका डीए कैलकुलेट किया है, 55% के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब भी आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, ट्रेनिंग भी होगी आपकी लगभग 10 महीने की। पहले आपका अभी तो सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपको ये सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जो डी है वो 55% किया है, अभी 46% है। लगभग इस पूरे प्रोसेस में 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो 1 साल में जो आपका डी है वो लगभग 55% तक पहुंच जाएगा। तो हमने 55% के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी कैलकुलेट किया, जो कि 19,470 रुपये बनता है। एचआरए के आपको 4,440 रुपये मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से एरिया में है, ठीक है, कौन सी सिटी में, उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा होता रहता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 2,440 रुपये मिलेंगे। राशन मनी अलाउंस के आपको 1,875 रुपये मिलेंगे। KMA किट मेंटेनेंस अलाउंस के आपको 188 रुपये मिलेंगे। मतलब आपकी जो ड्रेस रहेगी, आपकी जो पिस्तौल रहेगी, इनके मेंटेनेंस के। टीए ऑन डीए आपको 1,220 रुपये मिलेगा। बाइक अलाउंस के आपको 500 रुपये मिलेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस के आपको 280 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको टोटली कुल मिलाकर ये सभी अलाउंस मिलेंगे। इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी तैयार होगी।
ठीक है। तो आपकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो बनती है 65,413 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा 5,487 रुपए का। अब एनपीएस क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोल दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों में से 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट, कितना, 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया? 24%। 10% तो आपका कटा, जो 14% जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री पे दिया। तो इस तरीके से एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी है ना, वो प्यारे साथियों 100% नहीं बल्कि 114% बन रही है। जीआईएस के ये एक इंश्योरेंस होता है, इसके आपके 100 रुपए कटेंगे। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी कटौती हो जाएगी कितनी? 5,587 रुपए की। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि आप कॉन्फिडेंशियल एएसआई बन जाते हो, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। और ध्यान रखना, आपकी पहले महीने की सैलरी लगभग इसी के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर हमने जो डीए है वो बिल्कुल एक साल बाद के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग में और ट्रेनिंग में कम से कम एक साल का समय तो लग ही जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपकी नेट सैलरी पहले महीने की होगी 59,826 रुपए, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी। यूनिफॉर्म अलाउंस साल में 2 बार मिलेगा 5-5 हजार रुपए का। एक महीने की आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, मतलब आपको साल में टोटल 13 महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है ना, एक महीने की आपको हर साल एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। सिम अलाउंस के आपको टोटल 2,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। प्यारे साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे मिलेगा 35,400 रुपए। ठीक है। यदि आपकी लगभग अगले 4-5 महीने में, क्योंकि फिलहाल में जो डीए की रेट है वो कितनी है? 46% है। लगभग 6 महीने बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम तक जो डीए वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 50% के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट किया है, तो 50% के अकॉर्डिंग डीए बन जाता है 17,700 रुपए। ठीक है। 2440 रुपए आपको ये मिलेंगे, जो अभी हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बताई वो, और 188 रुपए मिलेंगे आपको किट मेंटेनेंस अलाउंस के। बस ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल ये ही मिलेंगे, 4 अलाउंस ही। ठीक है। तो इनको जोड़ने पर आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है ट्रेनिंग के दौरान वो होती है 55,728 रुपए, जिसमें से कटौती हो जाएगी 5,410 रुपए की। तो नेट सैलरी रहेगी आपकी 50,318 रुपए। ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो नेट सैलरी है वो 50,318 रुपए रहेगी। ट्रेनिंग के बाद आपकी पहले महीने की जो सैलरी है वो 59,826 रुपए रहेगी। बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा। सैलरी में जो इंक्रीजमेंट है 2 तरीके से होगा। बेसिक पे हर साल आपका 3% बढ़ेगा। ठीक है। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, फिलहाल में 46% है। एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जून जुलाई में बढ़ता है। एवरेज हम पूरा साल के लेके चले तो ये लगभग 6 से 8% के बीच में बढ़ता है। ठीक है। तो ये है पूरा सीन प्यारे साथियों। आज आप एएसआई बनोगे, प्रमोशन लेकर आप एसआई बन जाओगे। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई दिमाग में क्वेश्चन बच गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हम उसको भी आपको आंसर देंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे बहुत ही शानदार वीडियो के साथ।